नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बेहद विशेष परिचर्चा में आपका स्वागत है। दरअसल राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष जुट गया है। अभी जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 70 से ज्यादा सांसदों ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत भी कर दिए हैं। तो यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर इसे जल्द से जल्द भी नोटिस दिया जाता है तो कम से कम 14 दिन बाद इस पर प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इन 14 दिनों के दरमियान वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। आखिर जगदीप धनखड़ के आचरण में ऐसी कौन सी दिक्कत विपक्ष को दिखाई दे रही है, ऐसी कौन सी कमियां दिखाई दे रही है जिस वजह से विपक्ष ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ है, ये अब तक काफी लोगों को दिखाई दे भी रहा है और काफी परिस्थितियां संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं होना भी लोग मान रहे हैं। तो क्या है इस पूरे कवायद का मतलब, और क्या इस प्रकार की सियासत जो सदन में पीठासीन अधिकारी यानी जगदीप धनखड़ के माध्यम से कथित तौर पर सत्ता पक्ष करता रहा है, विपक्ष ने अपनी तरफ से उस पर नकेल कसने की जो कोशिशें की है, उसका मतलब क्या निकलेगा? खासकर अडानी विवाद के सिलसिले में, खासकर सांसदों के मास एक्सपल्सन यानी एक साथ निलंबित किए जाने की इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए क्या इसका मतलब होगा? विपक्ष की कोई इस कवायद से क्या हासिल होगा? और जगदीप धनखड़ की राजनीतिक सेहत और कद के ऊपर कितना असर पड़ेगा? इन सब पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे न्यूज लॉन्चर के संरक्षक अशोक वानखेड़े जी के पास। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज लॉन्चर के मैनेजिंग एडिटर आशीष चित्रांशी जी। बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। लेकिन भाऊ, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं इस पूरी कवायद को देखकर, जो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें साधारण बहुमत चाहिए राज्यसभा में, एक संकल्प जो कम से कम 14 दिनों पूर्व जिसे इंटीमेट किया गया हो उपराष्ट्रपति को यानी सभापति को, साधारण बहुमत, उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत, लेकिन वो साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यों का लेस देन मेजोरिटी मार्क से नीचे नहीं होना चाहिए, पहली बात। और उस संकल्प से लोकसभा भी अपनी सहमति व्यक्त करे। लोकसभा सहमति व्यक्त करेगी नहीं व्यक्त करेगी आगे का मुद्दा है, लेकिन अगर राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 100 वोट भी पड़ जाते हैं, क्या लगता है आगे सदन के संचालन में जो लेजिटिमेसी प्राप्त होती है इतने पवित्र और इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, क्या वो लेजिटिमेसी रह पाएगी? और क्या सदन का संचालन जिस तरीके से किया जा रहा है वो आगे उसी तरह से किया जा सकेगा? कारण क्या है कि विपक्ष मजबूर हो गया इसके लिए? जी। देखिए अभिषेक जी, हमारे पास दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा ये अपर सदन माना जाता है। ये उन लोगों का सदन माना जाता है कि जो थिंक टैंक है देश के, उनके लिए। बाद में ये बात अलग हो गई कि 75 साल में इतना डिटोरिएशन हो गया, जो लोकसभा चुनाव हारते हैं उनको राज्यसभा में एडजस्ट किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो जनगण जो मान्य नागरिक होते हैं, जो अपने फील्ड के बहुत बड़े विशेषज्ञ होते हैं, उनके जगह कोई भी लोग आके बैठना शुरू हो जाते हैं। ये हमने देखा, ये राजनीति का डिटोरिएशन है। लोकसभा में तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आते हुए हमने देखा, लेकिन राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी है वो देश का उपराष्ट्रपति भी, एक बड़ा पद है। यदि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ये बड़ी बात है। सवाल अविश्वास प्रस्ताव हारने का या जीतने का नहीं है। सवाल सदन में सरकार गिराने का नहीं है, या सदन में उपराष्ट्रपति चलाने का। ये प्रोटेस्ट है, विपक्ष का प्रोटेस्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खासकर धनखड़ साहब जिस हिसाब से उपराष्ट्रपति होते हुए भी जिस पद की गरिमा को जो उन्होंने तार तार किया, और एक विशिष्ट राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में वो बात करते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही एक जो पद की गरिमा होती है उससे परे हटके वो कई बातें करते हैं, कई कंट्रोवर्शियल बातें हैं जो आ गई है। सदन में उनका कंडक्ट निहायत विपक्ष को रौंदने वाला है। सब सदन में अक्सर हमने देखा है कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष को, दोनों को साथ में लेके चलने की बात होती है, लेकिन सदन में हमने देखा कि विपक्ष को लगातार निगलेक्ट किया जाता है। इतना ही नहीं कि विपक्ष को कई जगह पे उनकी मुंहबंदी हो जाती है, मतलब बात नहीं की जाती, सही सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, जो जवाब मिलते हैं उसी पे बात करना होता है। कई जगह उपराष्ट्रपति जो पीठासीन अधिकारी है वो स्वयं ही पार्टी बनते हुए दिखाई देते हैं सदन में, जी। जब अध्यक्षों के साथ। ये अक्सर बहुत कम देखा। देखिए, शंकर दयाल शर्मा जैसे विदुषी लोग इस पद पे बैठे थे, और उस राज्यसभा का तबका आप देख लीजिए।
ये उपराष्ट्रपति बहुत बड़ी चीज होती है देश में। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है प्रोटोकॉल में, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, नंबर 2 का प्रोटोकॉल है। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उस पद के लायक नहीं होते हुए भी पद पे जाने के बाद अपने आप को इतना अपग्रेड करते हैं कि वो पद की गरिमा अनुसार अपने आप को ढालते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पद की गरिमा को भी नीचे आते हैं। उसमें मैं धनखड़ साहब से एक अलग मेरा दिल का भी रिश्ता इसलिए भी मैं कह सकता हूँ कि वो सैनिक स्कूल फ्रेटर्निटी के हैं, वो सैनिक स्कूल के स्टूडेंट है। मैं भी सैनिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो वो सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स की जो हमारी फ्रेटर्निटी है, जो एल्यूमिना हमारा बहुत बड़ा संगठन है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल फेडरेशन के जो विद्यार्थी हैं जो साथ में, उसका एक बॉन्डिंग है। लेकिन कई बार मुझे ये भी लगता है कि कम से कम मैंने कई बार प्रोग्राम में भी कहा कि मेरे स्कूल में जब मैं 10 साल का था तब सैनिक स्कूल में मैंने प्रवेश किया। तब से लेके हमने कई बार डंडे भी खाए हैं, सिर्फ इसीलिए कि गर्दन सीधी, कॉलर को गर्दन टच होनी चाहिए। ये हमारे गाड़गे सर जो पीटी के थे या हमारे बाकी टीचर्स हमको बोला करते थे, सीना तान के, क्योंकि हम देश की सुरक्षा के लिए भावी सैनिक तैयार करते थे, बड़े-बड़े ऑफिसर्स तैयार होते हैं सैनिक स्कूल से, बाद में एनडीए में जाते हैं। लेकिन मैंने पहला सैनिक देखा ऐसा कि जो सैनिक स्कूल का स्टूडेंट होते हुए 90 डिग्री में झुकता हुआ हमेशा पाता हूँ मैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये गड़बड़ है मामला। सैनिक स्कूल के विद्यार्थी किसी भी फील्ड में, राजनीति में भी है। मैं जानता हूँ राजनीति में बहुत सारे लोग हैं। हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जी, अखिलेश है, लेकिन उनको देखिए आप, वो वो मिलिट्री बिल्कुल स्कूल से है, वो सैनिक स्कूल से नहीं है, वो मिलिट्री हाँ, स्कूल वो से है। मिलिट्री स्कूल से, लेकिन ये हुड्डा जी सैनिक स्कूल से है। जी, कई हमारे सैनिक स्कूल सतारा के भी कई लोग हैं जो नेता है, आईपीएस ऑफिसर है, हाँ, आईएएस ऑफिसर्स है। सांगली के अभी बीजेपी के जो विधायक है गाडगिल साहब, जिनका ज्वेलरी का बहुत बड़ा काम है, वो भी हमारे सीनियर है, सैनिक स्कूल के है। तो प्रश्न वो नहीं है कि एक गरिमा होती है, लेकिन वर्तमान में ये हम जानते हैं कि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है। क्योंकि यदि आप जी, देखें तो अभी वर्तमान में 245 का जो आंकड़ा है सदन का जो स्ट्रेंथ है, उसमें 10 तो सीटें वैकेंट है। तो आप इसको जी, 235 पे लाइए। 235 में से एनडीए के पास 122 है, पर्याप्त है हाँ, उनके पास। इंडिया गठबंधन के पास 88 है और अदर्स जी, में 25 है। ऐसे कुल मिला के 113 हो जाते हैं। यदि विपक्ष हम हाँ। पूरा विपक्ष लें, जो एनडीए में नहीं उनको विपक्ष माने, जबकि बीजेडी, जबकि एआईएडीएमके और तुम्हारी जो वाईएसआर नहीं, लेकिन कांग्रेस है, भाव यहाँ पर हम इन्होंने आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, मतलब पिछले 3-4 सालों को छोड़ दें, तो अक्सर यही हम लोगों ने अपने होशो-हवास में देखा है। आपने तो एक दलीय व्यवस्था को भी देखा है। हम लोगों ने जो देखा है, सरकार जिनकी होती थी राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं होता था। और उस जमाने में भी जब विपक्ष चाहता तब अविश्वास प्रस्ताव यानी तब पद से हटाने का संकल्प लेकर आ जाता, राज्यसभा में पारित करा देता। लेकिन उस पद पर बैठे हुए लोगों का आचरण ऐसा था। आप देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार, खुद मनमोहन सिंह भैरव सिंह शेखावत के आचरण से बहुत खुश थे, बतौर पीठासीन अधिकारी, बतौर पदेन सभापति। हामिद अंसारी से कोई शिकायत नहीं थी लोगों की, के आर नारायणन से शिकायत नहीं थी, कृष्णकांत से शिकायत नहीं थी। सवाल ये उठता है कि मैंने खुद अभी 2 दिन पहले देखा, 3 दिन पहले, आपने भी देखा होगा, अडानी का नाम लेते ही नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। पिछले साल की बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को एक स्पीच के दरमियान 36 या 37 बार टोका गया और कहा गया कि आप जो कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट कीजिए, एक नई परंपरा थी, ऑथेंटिकेट कीजिए। तो विपक्ष कब तक बर्दाश्त करता है इस तरह की चीजों को? नहीं देखिए, अभिषेक मैं मानता हूं, मैंने खुद कहा कि उस उपराष्ट्रपति पद की गरिमा ही नीचे गिर गई है। ये जो उनका कंडक्ट है से उसमें मैं ये नहीं कहता कि कोई भाजपा का विरोध है या कोई भी। कल कांग्रेस का भी अध्यक्ष होता और ऐसा गिड़गिड़ाता कांग्रेस के लिए हर जगह बैटिंग करता, तो हम तब भी कहते कि नहीं, उपराष्ट्रपति को ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पार्टी से ऊपर उठ के होता है वो। लेकिन अब क्या है, इस सरकार को आप निषेध व्यक्त नहीं कर सकते, सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा एक टूल है जो हमने देखा कि जिसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो चर्चा होगी, दोनों तरफ से वाद विवाद होगा। कम से कम उस चर्चा में तो कुछ बात बता पाएंगे विपक्ष, चर्चा के दौरान जी, तो बता पाएंगे कि आपका कंडक्ट कैसा है। क्योंकि आपका कंडक्ट कैसा है तो आप चेयर को नहीं बोल सकते, चेयर को आज्ञा नहीं दे सकते, चेयर को समझा नहीं सकते। अरे चेयर समझदारी से काम करे तो कौन चेयर को समझाएगा। लेकिन ये बात जी, बात बात में होती है, तो विपक्ष इसका एक चांस देख रहा है। एक तो एक मैसेज जाएगा कि पूरा विपक्ष आपसे कैसा नाराज है। दूसरी बात, जी, जब चर्चा होगी तो विपक्ष बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप कर पाएंगे। देखिए, सत्ता पक्ष
मुझे पता है कि थोड़ी देर बाद टीवी चैनल पे चालू हो जाएगा, सारे गोदी मड़िया चिल्लाना शुरू कर देंगे, अरे इनके पास नंबर भी नहीं, ये नाटक कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था ऑन रिकॉर्ड कि मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन बीच बीच में सरकार के खिलाफ आते रहना चाहिए ताकि सरकार को अपना आकलन भी करने को जगह मिलती है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो आरोप भी सुनती है और सरकार जवाब भी देती है, तो सरकार अपना भी आकलन करती है। अब वो स्टॉलवर्ड लोग चले गए, वो सोच चला गया, वो लोकतंत्र, प्रजातंत्र, संविधान, इसकी रक्षा करने वाले लोग थे। जहाँ नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव को भी इज्जत से देखा जाता था, उसको जवाब दिया जाता था। हमने देखा लोकसभा में पिछले सत्र में क्या, पिछले बार क्या हुआ, मणिपुर को लेके लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। किस लिए लाया गया? ताकि मणिपुर पे डिस्कशन हो। मणिपुर पे सब सरकार बात ही करने को तैयार नहीं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके कम से कम बात करे। उसमें हुआ क्या? विपक्ष बोलता रहा मणिपुर मणिपुर मणिपुर, बाहर अंदर सब दूर। सरकार ने जवाब में मणिपुर पे क्या कहा? सरकार ने जब जवाब दिया तो इमरजेंसी की बात कही, जवाहरलाल नेहरू की बात कही, चाइना ने जमीन कैसे हड़का ली, जवाहरलाल नेहरू के टाइम 1962 का वॉर की जिक्र किया, बहुत सारी बातें जिक्र किया, मणिपुर छोड़ के सब बोला। तो सरकार को अब तो ये क्या ऐसा ही यहाँ होगा क्या, ये डर है मुझे और कुछ नहीं। भाव मैं भी आ रहा हूं आपके पास। आशीष जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बंगाल के राज्यपाल के तौर पर आपने देखा कि क्या आचरण था उनका, मुख्यमंत्री से सीधी टकराहट थी। उसके बाद उनको उपराष्ट्रपति बनाकर एक तरह से रिवार्ड दिया गया, इनाम दिया गया उस टकराहट का, आप कह सकते हैं। सदन के अंदर उनका आचरण हम सब लोग टीवी पर देख रहे हैं कि किस तरह से है। मास एक्सपल्सन हुआ सांसदों का, वो भी आपने देखा। विपक्ष के बोलने के दरमियान कितनी टोका टाकी उनकी तरफ से होती है, वो भी आप देख रहे हैं। और किस तरह से कई बार वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बयान भी देते हैं। एक बार तो ये भी कह गए थे, हाउस के बाहर ही कहा था कि केशवानंद भारती जजमेंट इस देश के विकास में बाधा है। यानी सरकारों की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित कर दी गई कि मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं हो सकता, ये बाधा है। उनका स्टेटमेंट है अभी कुछ महीने पहले का। अब सवाल उठता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने न दे, उनमें टोका टाकी करे, एक्सपल्सन हो, और इस तरह की गतिविधियों के बीच सत्ता पक्ष के एक संरक्षक की भूमिका लोगों को लगने लगे, तो अविश्वास प्रस्ताव के सिवा दूसरा विकल्प क्या बचा था? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव आपने शुरू में कहा कि 14 दिन, कल अगर ये नोटिस, कल 70 सांसद, जो अभी की खबर है 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, कल अगर ये नोटिस दिया जाता है तो 14 दिन का तो वक्त वैसे ही मिलेगा। लेकिन बड़ा काम क्या होगा कि इस जब से नोटिस दिया जाएगा, जब तक ये नोटिस विचाराधीन रहेगा, तब तक उस चेयर पर नहीं बैठेंगे जगदीप धनखड़। असली उपलब्धि ये है, और उस कुर्सी पर न बैठना ही ये विपक्ष के लिए अच्छी बात है। और मैं, हालांकि मैं जातीय टिप्पणियों में यकीन नहीं रखता, लेकिन हम लोग सबके साथ बैठते हैं, हमारे दफ्तर में खाप के भी लोग आते हैं। तो इसी जिस समुदाय से आते हैं और चुनाव के समय जाते हैं, चुनाव के समय में जब जाते हैं उसी समुदाय को रिझाने के लिए, उस समय जिस राज्य में चुनाव होते हैं, खासकर अगर उस राज्य में जाटों की आबादी है, हरियाणा हो या राजस्थान हो, तो जगदीप धनखड़ उसके आसपास अपने निजी कार्यक्रमों में सक्रिय हो जाते हैं। नहीं, सदन के अंदर अपनी जात का भी जिक्र कर दिया था, याद कीजिए आशीष जी। उन्होंने जितना जिक्र किया, कथित मिमिक्री का मामला आया था, अभिषेक, उन्होंने जो जिक्र किया उससे आगे उनके समुदाय के लोग जिक्र करते हैं कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट। अब आगे कहानी भाव ने बोल दिया है कि हमेशा 90 डिग्री पे जो रहते हैं, जिनको मतलब कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, परमानेंट 90 डिग्री पे रहते हैं। बड़ी बात यह हुआ क्या आज हुआ क्या है और क्यों ये नोटिस आया है। दरअसल 5 तारीख से एक हंगामा बरपा था, और इसको आप ये जोड़िए कि बीजेपी को आज से ऑफिशियली न्यूज लॉन्चर पर ऑफिशियली हम लोग लिख सकते हैं कि बीजेपी में बी इक्वल टू भारतीय, जे इक्वल टू झूठी और पी इक्वल टू पार्टी। बीजेपी मतलब भारतीय झूठी पार्टी, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी अब तक देशों पर, तमाम अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आपने देखा होगा भाव ने कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक दूसरे के देशों की, देश की नीति की आलोचना होती है। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी है कि विदेशों में इस पार्टी की आलोचना हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने वाले हैं, उससे पहले
अमेरिका बाकायदे बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, भाजपा के खिलाफ, अमेरिकी दूतावास बोल रहा है भाजपा के खिलाफ। हुआ क्या, वो पूरा थोड़ा शॉर्ट में समझिए, एक वीडियो उस पर स्पेशल बनाएंगे हम आज। फ्रांस का एक ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है मीडिया पार। ये मीडिया पार वही है जिसने राफेल पर खुलासे किए थे भ्रष्टाचार के, और जब राफेल पर इसने खुलासे किए थे तो यही मोदी सरकार है और यही भाजपाई प्रवक्ता हैं जिन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था वो सौदे में घूसखोरी रिश्वतखोरी की बात। और यही मीडिया पार है जिसने कहा था कि अति राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर इस मामले की सुनवाई से फ्रांस में जजों को रोकना चाहते हैं। यही मीडिया पार है। अब इसी मीडिया पार, जिस मीडिया पार की मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाला हिसाब है यहाँ, जिस मीडिया पार की रिपोर्ट को इन्होंने खारिज किया सिरे से जब राफेल में चोरी की बात उसने लिखी, तो उस मीडिया पार ने अमेरिकी विदेश विभाग और OCCRP, जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये पूरे दुनिया के अलग अलग मुल्कों में ये जर्नलिज्म पत्रकारिता करते हैं, वहां पर खोजी पत्रकारिता करते हैं। मीडिया पार ने एक रिपोर्ट छापी, उसमें कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग भी, अच्छा जैसे OCCRP भी हमारे यहाँ जैसे तमाम मीडिया हाउस हैं, हो सकता है भविष्य में हमको भी करना पड़ जाए, अभी तो ऐसा प्रार्थना करते हैं ना हो, वो नीचे लिखते हैं बकायदे कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मदद करें, चंदा पे चलते हैं, बहुत सारे हैं, और इसमें बुरी बात नहीं है। तो दमन के दौर पर चंदे पे अगर जिंदा रखा जाए पत्रकारिता तो बुरी बात भी नहीं है। तो OCCRP जो है ये चंदे पर चलती है, कंप्लीटली चंदे पर चलती है, और इसका ये कहना है कि हम चंदा लेने वाले के प्रभाव में आके कोई खबर नहीं करते। मीडिया पार ने ये बताया कि OCCRP को अमेरिकी विदेश विभाग भी पैसा देता है, और अमेरिकी विदेश विभाग जो पैसा देता है उस पैसे के एवज में कुछ जगहों पर कुछ स्पेशल स्टोरी पर OCCRP काम करती है, और वो खासकर उन देशों की चर्चा की जैसे वेनेजुएला, जो अमेरिकी जहां पर अमेरिका का वो शत्रु भाव है, जहां पर मित्र भाव नहीं, यहाँ तो जिगरी यार है, तो जिगरी यार वाले में नहीं, जहां पर मित्र भाव है। अब उस रिपोर्ट पर कैसे जोड़ा, अब ये देखिए जोड़ने का काम, ये जोड़ तो अद्भुत है, झूठ का फेविकोल और काल्पनिक दीवार, कहते ना ये दीवार है कि टूटती क्यों नहीं, फेविकोल का जोड़ है, लेकिन यहाँ पर झूठ के काल्पनिक दीवार है और झूठ का फेविकोल है, जोड़ दिया जाता है। यहां पर हंगामा शुरू हो गया कि अमेरिकी विदेश विभाग भारत के खिलाफ विपक्ष को पैसा देता है, और OCCRP के जरिए वो पैसा विपक्ष तक भी आता है। जॉर्ज सोरोस उसमें शामिल है, और जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के संबंध है। जॉर्ज सोरोस का पैसा, अमेरिकी विदेश विभाग का पैसा सोनिया गांधी और विपक्ष तक आता है, और वो भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। ये आरोप लगाते समय प्रवक्ताओं को पहले प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग लेना चाहिए था कि इतना नकारा प्रधानमंत्री 14 से बैठा है कि अमेरिका से लेके जॉर्ज सोरोस तक यहाँ पर अस्थिर करने के लिए फंडिंग कर रहे हैं, और यहाँ की ईडी हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में पड़ी है, अनिल देशमुख का 100 करोड़ रुपए में पड़ी है, संजय राउत के 1 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए में पड़ी है। अरे सोरोस का पैसा पकड़ो भाई, पहली बात। दूसरी बात, उसके ये संसद में बेसिकली क्या है कि वो अडानी, क्या आपको अगर किसी की आवाज दबानी है तो जोर जोर से चिल्लाओ। एक आदमी अगर कह रहा है लोकतंत्र जिंदाबाद और वहां पर 50 आदमी आ जाएं मनु बाबा जिंदाबाद, तो लोकतंत्र जिंदाबाद दब जाएगा, मनु बाबा ऊपर हो जाएंगे। तो तेज चिल्लाने के लिए संख्या बल भी ज्यादा है, आवाज भी तेज है, क्योंकि बादाम काजू सब इन्हीं लोग के हिस्से में आजकल है 14 से। तो उस आवाज को दबाने के लिए इन्होंने जोड़ा कनेक्शन सोरोस और सोनिया गांधी का, और कहा संसद में हल्ला करेंगे। लेके सबसे काबिल आदमी आए निशिकांत दुबे ने इसका शुरुआत किया है, ऐसे बहुत सारे हैं लोग, निशिकांत ने शुरुआत किया। आज सदन में बेसिकली जब ऐसा कोई मुद्दा उठाना होता है जैसे अडानी का मुद्दा, तो उस पर तुरंत होता है कि नथिंग इन रिकॉर्ड, आपने बता ही दिया। तो ऐसे मामले आते हैं तो एक आता है स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट का स्थगन का प्रस्ताव आता है, उसे खारिज कर दिया, उसे नहीं एक्सेप्ट किया। देखिए कैसा उसको तमाम कहा जाता है कि ये दोहरा रवैया है, लेकिन मैं इसे कहता हूं दोगलापन है। ये धनखड़ साहब ने उसको खारिज कर दिया, लगा कि बहुत धनखड़ साहब एक नए रूप में बैठे, खारिज कर दिया। लेकिन 11 बज के 40 मिनट तक, 11 बजे से आज
राज्यसभा में 11 बजे से 11:40 तक कांग्रेस के एक के बाद भाजपा के एक के बाद एक सांसद को जगदीप धनखड़ ने बोलने का मौका दिया, एक के बाद एक, और वो खड़े होकर के वही सोरोस और ओसीसीआरपी पर जो है अपना झूठा प्रोपेगेंडा मशीनरी चालू कर दिया उन्होंने। 11 बजे से 11:40 तक, फिर 11 उसके बाद 12 बजे से 12:14 तक, ये ऑन रिकॉर्ड मेरे पास टाइमिंग मैंने देखा है, ये 12 से फिर 12:14, ये फिर भाजपा के आपने स्थगन प्रस्ताव कर दिया, खारिज नहीं एक्सेप्ट किया। उसके बाद आपने बीजेपी के सभी सांसदों को बोलने का मौका दिया, वो ऑन रिकॉर्ड भी जा रहा, उसके दौरान तो कहे नहीं नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, इस एकदम रिपीट नहीं किए। इसे कहते हैं विशुद्ध, इसे विशुद्ध दोगलापन कहते हैं, विशुद्ध, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। और आप जो भाव ने भी कहा था बेसिकली कि मुद्दा कुछ और, मणिपुर पर चर्चा हुई तो मणिपुर छोड़ के सब कर दिए। हम उसी दौर में प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री का काम छोड़ के सब करता है, वो कवि, साहित्यकार, चित्रकार, वैज्ञानिक सब कुछ कर लेता है, जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक सब हो जाते हैं। तो वही काम होगा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भी। विपक्ष तो हो सकता है, विपक्ष को मौका मिलेगा, भाई टाइम स्लॉट हो जाता है तो उस टाइम स्लॉट में विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा बोलने के लिए। सत्ता पक्ष से उम्मीद नहीं है तो एक पत्रकार करेंगे, तो एक पत्रकार, पूर्व पत्रकार हरिवंश जी अध्यक्षता करेंगे, उनकी निष्पक्षता उनका भी नाम मत लीजिए, उनका भी नाम मत लीजिए, हमारे ही जमात से हैं, हाथ जोड़कर कहता हूं, वो हरिवंश नाम मत लीजिए, फिर हमको मधुशाला याद आने लगेगी हरिवंश राय बच्चन वाली, इसलिए हरवंश का नाम मत लीजिए। और मैं फिर बता दूं, इसमें बहुमत है, एक अभी बताया था भाव ने 235 का, मैं लेटेस्ट अपडेट अभी निकाला चर्चा के दरमियान ही 231 हैं अब लगातार, क्योंकि राज्यसभा में एक बहुमत, लोकसभा पर सबका ध्यान रहता है कि लोकसभा में कैसे शिवसेना में असली शिवसेना शिंदे की हो गई, एनसीपी में असली वाली पवार की, अजित पवार की हो गई, वैसे ही राज्यसभा में एक नया खेल शुरू हुआ है, वो उड़ीसा से मतलब शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव के बाद, दनादन इस्तीफे, राज्यसभा से इस्तीफे हो जाते हैं। राज्यसभा ऐसी जगह है जहां से इस्तीफे होते नहीं थे, 6 साल तक आराम से बैठते थे। अब सत्ताधारी दल, कमजोर दल जो दूर हो जाते हैं सत्ता से, उनसे इस्तीफा बल्क में करवाते हैं, तो उस इस्तीफे की अब संख्या ऐसे बढ़ रही है दनादन कि वाईएसआर सीपी जो है जगन वाली पार्टी, उससे खूब इस्तीफे हुए हैं, और इस्तीफे अभी होने की संभावना है और आशंका है होने की। मैं एक बार सब बता देता हूं फटाफट, क्योंकि फैक्ट्स चला जाए। बीजेपी 95 है फिलहाल, 96 थे, वो कृष्णलाल पवार राज्यसभा में थे और हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीत गए, तो वो पहुंच गए जो है विधानसभा में, इस्तीफा दे दिए। बीजेपी 95, कांग्रेस 27, तृणमूल 12, आप 10, डीएमके 10, वाईएसआरसीपी 8, बीजेडी 7, नॉमिनेटेड है 6, आरजेडी है 5, सीपीआई 2, एनसीपी 3, जेएमएम 3। एक बार दर्शक जोड़ लेंगे, इसलिए बता रहा हूं कि जब अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो इन फैक्ट्स पर भी वो जोड़े घटाएं अपने आप। इंडिपेंडेंट और अदर्स 3 है, समाजवादी 4, जेडीयू 4, सीपीआईएम 4, बीआरएस चंद्रशेखर राव वाली 4, एआईएडीएमके 4, मिजो नेशनल फ्रंट 1, एमडीएमके 1, केरला कांग्रेस 1, जेडीएस 1, देवगौड़ा वाले, बीएसपी 1, असम गण परिषद 1, शिवसेना उद्धव ठाकरे 1, एनसीपी शरद चंद्र पवार, उद्धव ठाकरे शिवसेना 2, एनसीपी शरद चंद्र पवार 2, मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग असम वाली 2, उसके बाद यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल 1, तमिल मनीला कांग्रेस 1, शिवसेना शिंदे 1, आरपीआई अठावले 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1, आरएलडी 1, पीएमके 1 और एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी 1। ये है राज्यसभा की आपने दिया, ये जो डेटा आपने दिया एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। भाव के पास में आ रहा हूं। भाव ये बताइए कि सदन में जब अविश्वास प्रस्ताव ये रखा जाएगा, अडानी का मुद्दा बहुत तेजी से उछला, और सबसे बड़ा कारण जो विपक्ष के सांसद दबी जुबान में अभी तक सूत्रों के हवाले से आ रही है खबर कि अडानी मुद्दे को नहीं उठाना और बार बार सभापति का कथित आचरण, ये दोनों मुद्दे क्लब करके जब आ रहे हैं, डेरेक ओब्रायन और टीएमसी के लोगों की कई बार आमने सामने तक होने की नौबत आ गई सभापति से। सस्पेंशन में वो लोग सबसे आगे थे, टीएमसी वाले।
अब टीएमसी अडानी मुद्दे पर इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, क्या इस मुद्दे पर वो इंडिया अलायंस के साथ होगी? बड़ी विचित्र स्थिति में है मुझे लगता है टीएमसी। होगी, क्योंकि ये सिर्फ अडानी का ही मामला नहीं है। ये पूरे राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी है, जो स्पीकर है राज्यसभा के, उपाध्यक्ष है, हमारे उपराष्ट्रपति है देश के, उनका आचरण पिछले पिछले टर्म का भी देखिए आप। ये तो अभी नई लोकसभा है, पुरानी लोकसभा का भी आप आचरण देखेंगे तो आपको कोई कोई इसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा। वो लगातार भरता आ रहा है। कई चीजें हैं जो बोलने नहीं देना, बीच में टोकना। अच्छा, फिर क्या है, निर्लज्जता का ही अमृतकाल चल रहा है, शर्म किसी को आती नहीं। यही हालत लोकसभा में है। लेकिन लोकसभा का स्पीकर का एक अलग पद है और राज्यसभा का स्पीकर, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, एक उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति देश का एक गरिमामय पद है। उस पद के अनुसार आपको आचरण करना होगा। और ये अक्सर हमको दिखाई देता है कि इसके पहले भी क्या राजनीतिक दलों के नहीं थे क्या? शंकर दयाल शर्मा, इस पर पहले कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस के थे, लेकिन किसी भी उपराष्ट्रपति से आउट ऑफ वे जाके भाजपा कांग्रेस से की तो भैरव बैटिंग सिंह नहीं की। शेखावत थे, कहाँ कोई सवाल उठा? शेखावत, मैंने वही कहा ना कि भाजपा, अरे देखिए 2014 के बाद तो आजादी मिली, वो भाजपा है ना? मोदी ही भाजपा है, और मोदी की गारंटी थी। इसके पहले कोई भाजपा की सरकारें हुआ करती थी, अटल जी की सरकार कभी कोई नहीं कहता था। तो कुल मिलाकर अब पूरा बदलाव आया है, और नए बदलाव में जो नए भगवान बने हैं, जिसको विष्णु का अवतार कहा जाता है, और जो खुद को अपने आप को अजन्मे कहते हैं, नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, कि वो प्रधानमंत्री जी है, तो उनकी वाही में कई बार क्या होता है कि मोर लॉयल देन द किंग, एक मुहावरा है अंग्रेजी में, वो होने का प्रयास करता है। कई बार तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी और मोदी जी को भी एम्बेरेसिंग होता होगा जब ये ऐसा बर्ताव करते हैं। तो इतनी झुक के बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा, मुझे लगता है इसमें टीएमसी भी साथ देगा, क्योंकि टीएमसी के भी क्या उम्मीदवार, टीएमसी के सांसदों को लताड़ा नहीं जाता है क्या? बिल्कुल बोला नहीं। ये अडानी के खिलाफ नहीं है, ये अडानी की वजह से नहीं है, ये ओवरऑल कंडक्ट ऑफ राज्यसभा पीठासीन अधिकारी, राज्यसभा के, उनका ओवरऑल कंडक्ट, इतने दिनों का कंडक्ट वो उसका भरा हुआ था, जो अब एकदम चिंगारी बनके, मतलब चिंगारी लगी और फूट गया ये। इसलिए, नहीं तो छोटी मोटी बातों पे देखिए नोकझोंक तो होती रहती है, कई बार नोकझोंक होती रहती है। मुझे ये भी है, शंकर दयाल शर्मा के टाइम पे इतना सदन में अनरूली हो गया था, इतना सदन में हंगामा हो गया था कि उन्होंने, उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा में हूँ, राज्यसभा अपर सदन माना जाता है, इसकी कुछ गरिमा होती है। यदि ऐसी गरिमा, यदि आचरण होगा तो ये मेरे लिए दुखदाई है। उनकी आंखों से आंसू आए थे, और जैसे उनकी आंखों से आंसू आए, सदन स्तब्ध हो गया, सदन ने माफी मांगी, और इसके बाद सदन चलता रहा। तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। देखिए, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप बदले की भावना से यदि काम करें, आप यदि विपक्ष को उसी नजर से देखें कि इनको बोलने ही नहीं देना चाहिए, ये तो निहायत, मतलब ये बच्चों के स्कूलों कॉलेज में जो होते, स्कूलों में जो बच्चे जो पहली सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में जो बच्चे करते हैं, वैसा आचरण यदि हो तो फिर लेकिन भाव कहीं ना एक चीज कहीं बताइए ना, विपक्ष को आना पड़ेगा। इनका, आप देखिए भाव, एक बात बताइए, आपका लंबा अनुभव है, ये धनखड़ साहब कोई संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले, कट्टर विचारधारा को मानने वाले, किसी वैचारिक आग्रह वाले व्यक्ति तो है नहीं। ये जनता दल, कांग्रेस, भाजपा हर जगह घाट घाट का राजनीतिक पानी पी के आए हैं। इनको तो कम से कम इस देश की गंगा जमुनी तहजीब और लोकतंत्र में जितने तरह की विविधता होती है, अरे इनसे जो ज्यादा परिचित कोई हो ही नहीं सकता था। तब इनका भाई, आचरण क्यों ऐसा है? अभिषेक, जब आप खुद ही कह रहे हो कि घाट घाट का पानी पी के आए हुए हैं, तो जो 10 घाट का पानी पी के आता है, उसका क्या अपना घाट और क्या अपना पानी, और क्या उसकी अपनी विचार और क्या आचार। उन्हें तो अभी राष्ट्रपति की कुर्सी दिखती है, उन्हें लगता है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, और राष्ट्रपति का प्रमोशन पाने के लिए जितना आप नीचे गिर के, झुक के, जमीन के अंदर घुस के प्रणाम करोगे उतना अच्छा। जितने आप बीजेपी के लिए और सरकार के लिए बैटिंग करोगे, उतने आपके राष्ट्रपति बनने के चांसेस। ये सब एक दूसरे का स्वार्थ है, ये अपने खुद के स्वार्थ के चक्कर में चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या लोकतंत्र की कोई गरिमा देख रहे हैं? क्या सदन की गरिमा को देख रहे हैं? क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं देख रहे हैं। कई जगह जो ये कहते हैं कि भाई, हम कहते हैं कि संविधान, अब आप बताइए, ये ओरिजिनल संगीत तो नहीं है, लेकिन ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि भाई संविधान का कोई बेसिक ढांचा होता ही नहीं,
इसका मतलब संविधान पूरा बदलने की जो कवायद है उसमें भी एक कलपुर्जा, ये भी एक पुर्जा है, उस टूल किट के मेंबर है, ऐसा मैं कहूं तो क्या गलत है? तो भाई ये तो संघियों से भी ज्यादा बड़े संघी है, नहीं भी हो तो दिखाना तो पड़ेगा ही ना। जी, जैसे कोई हिमंता विश्व शर्मा दिखा रहे हैं। नहीं, हेमंता विश्व शर्मा को पूरे नॉर्थ ईस्ट पे राज करना है और उनको संघ को भी खुश रखना है, बीजेपी को भी खुश रखना है। तो वो बड़ा हिंदुत्व का झंडा लेके खड़े होके बिल्कुल सुबह से शाम तक लड़ रहे हैं जी। उनका अपना स्वार्थ है, उनको हिंदुत्व की क्या लेना देना भाई हेमंत विश्व शर्मा को, जिनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस में गई। उनको हार्डकोर हिंदुत्व से क्या मतलब है? भाई हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो और आशीष जी भी हिंदू हैं, लेकिन हम संघ के और ये बीजेपी के हिंदुत्व को नहीं मानते ना। हमारा हिंदुत्व शंकराचार्य वाला है, हमारा हिंदुत्व वेदों वाला है, जहां वर्ण व्यवस्था ही नहीं थी। ठीक है बाबू, फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, सदन के डेकोरम में आसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ये निश्चित ही एक विलक्षण चीज मानी जाती है, क्योंकि वाकई लोकतंत्र में भी आप देखिए तो उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस राज्यसभा को हाउस ऑफ द एल्डर्स कहते हैं लोग संवैधानिक भाषा में। जब व्याख्या करने के लिए टीचर जाते हैं तो हाउस ऑफ द एल्डर्स कहते हैं। वहां उनका आचरण एल्डर्स के बीच जो एल्डेस्ट है उनका आचरण जया बच्चन के साथ टकराहट वाला हो जाता है। उनका आचरण दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है टकराहट वाला हो जाता है। वो चिदम्बरम की टोका टाकी करते हैं, वो संजय सिंह को सीधे सीधे और दूसरे सांसदों को के साथ भिड़ जाते हैं, डेरेक ओब्रायन के साथ भिड़ जाते हैं। और चुप रहना, आसन पर बैठने का मतलब होता है कि चुप रहकर संचालन करना, जहां जरूरत है पॉइंट ऑफ ऑर्डर वहीं पर देना। ये इसके बाद सदन का माहौल कैसा होगा और सदन के अंदर उनकी जो भूमिका रही है, अभी 2027 तक वो है, अभी उनके कार्यकाल का 2.5 साल पूरा हुआ है, 2 साल 4 महीने, अभी उनको तकरीबन 32-33 महीने और इस पद पर रहना है। क्या लगता है सदन के अंदर वो पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएंगे? अब नहीं, अभिषेक पहली बात तो रहेंगे, वो मोदी जी को घर छोड़ के आएंगे, वो रहेंगे 27 तक है ना, तो मोदी जी को घर छोड़ के आएंगे। दूसरी बात जो आपने कहा आसन की बात, इस आसन के कर्तव्य को समझना होगा। ये आसन ऐसा आसन है जिसपे बैठ के रामदेव का योगासन नहीं कर सकते आप, ठीक है? कि शीर्षासन कभी करने लगे, कभी कोई आसन करने लगे। ये आसन जो है ये देश की सेहत दुरुस्त करने के लिए है। इस आसन पे बैठ के अपनी सेहत नहीं दुरुस्त की जाती है कि अपनी सेहत दुरुस्त करना है तो मोदी जी के सामने झुक जाओ, अमित शाह के सामने झुक जाओ। ये आसन देश की सेहत से जुड़ा हुआ है और इस पर बैठ के जगदीप धनखड़ अपनी सेहत बना रहे हैं, रामदेव का योगासन करने लगे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो इनका आसन रोकने के लिए इनको आसन से दूर करना पड़ेगा, तो इनको आसन से प्रस्ताव के साथ दूर कर दिया गया। दूसरी बात जो आपने कहा कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है, दरअसल ये दौर ऐसा है कि जहां पर नासिक की मंडी में जश्न होना चाहिए, ये दौर ही ऐसा है जहां पर ज्यादा प्याज काटी जा रही है। बस इतने बोलेंगे, ज्यादा प्याज काटने वाली दौर है, सब ज्यादा प्याज काट रहे हैं। इस दौर में कौन है, जितने लोग आपको प्याज काटते ज्यादा दिख रहे हैं, छिलका समेत काट दे रहे हैं, वो कौन है? योगी आदित्यनाथ, कोई संघ की पृष्ठभूमि नहीं है। हिमंता विश्व शर्मा, कोई संघ की पृष्ठभूमि नहीं है। मोदी और शाह, प्याज का जिक्र किया, एक छोटी सी घटना में बता देता हूं, इंटरप्ट कर रहा हूं, माफी चाहूंगा भाव, ध्यान दीजिएगा। प्याज की महंगाई के मुद्दे पर इंदिरा गांधी आई थी संसद में, हिदायतुल्लाह साहब जो चीफ जस्टिस रहे थे वो उपराष्ट्रपति थे और सभापति के आसन पर बैठे हुए थे धनखड़ साहब की तरह। विरोध स्वरूप लोकदल के सांसद रामेश्वर सिंह ने राज्यसभा में उनके आसन पर ऊपर ले जाकर प्याज रख दिया। 1 किलो प्याज का, आधा किलो प्याज का जो झोला था, वो पॉलिथीन था, वो रख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, सदन में कल्पनाथ राय तब राज्यसभा में ही थे, वो जूता निकालकर दिखाने लगे इनको, रामेश्वर सिंह को। पूरे सदन में हंगामा हो गया, भयंकर हंगामा हुआ सदन में। और अंत में पीलू मोदी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अरे भाई क्यों इतना हंगामा करते हो, जो प्याज की आदत है जिसे, वो प्याज लेकर आया है, जिसे जूते की आदत है वो जूता लेकर आया है। पूरा देखो, सब लोग हंस पड़े। अध्यक्ष को भी ज्यादा, यानी हिदायतुल्लाह साहब को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी। उन्होंने कहा था कि जो खाता है, लगता है कि सदन में मारपीट नहीं हुई है, नहीं, उन्होंने वो सही कह रहे हैं, वही लाया है, जो खाता है वो लाया है।
हाँ हाँ, तो जो भाई जो प्याज खाता है प्याज लाए, जो जूता खाता है जूता लाए। हाँ, ऐसा ही था, बिल्कुल सही। तो यही हकीकत यही है कि आज के दौर में वो प्याज 1 किलो रखे होते तो काटना शुरू कर देते कि जब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं तब तक काट लें, यहीं पर हो सकता है प्याज ही काटने का दौर है तो प्याज काट लें, थोड़ा 1 किलो यही काट लें। खैर कुल मिला जुला करके यहाँ पर पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं है। इस दौर में हमने चर्चा की, इस दौर में जुडिशरी में क्या पृष्ठभूमि है किसी की? क्या शेखर कुमार यादव जो जज कह रहे हैं कि यह देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा, वो संघ की शाखा में गए हैं, प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग किए हुए हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता है किए होंगे। लेकिन इस दौर में वो अभिजीत गांगुली, वो जो है यहाँ का आपका एक मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जस्टिस, ये लोग सब के सब भाजपाई होते जा रहे हैं। ये जितने संघ के पृष्ठभूमि वाले नहीं है, संघ के पृष्ठभूमि का एक नाम ले लेता हूँ, एक नाम, कई लोगों संघ की पृष्ठभूमि में आज के दौर में जो सबसे निष्ठावान आदमी लगता है, हो सकता है और भी हो, मैं क्षमा मांग लूं, गडकरी लगते हैं। गडकरी कभी आप गडकरी प्याज काटते नहीं देखोगे कि बहुसंख्यक की इच्छा से चलेगा, देश को पलट देंगे, देश को इधर से नहीं उधर, ये धरती जो ऊपर है ये नीचे होनी चाहिए, तो नीचे वाला तल्ला ऊपर लाना चाहिए, उसे कभी नहीं सुनते हैं। नड्डा है जिनको संघ की जरूरत नहीं है, वो नड्डा संभाले हुए हैं। नड्डा को संघ की जरूरत नहीं, इसका मतलब मोदी और शाह को नहीं संघ की जरूरत है, तभी तो नड्डा की हिम्मत हुई बोलने की। तो इसलिए ये सब अब विचारधारा सब अब तिजोरी में रख करके और ताले में बंद कर दिया गया है। ब्याज के साथ बाद में निकाला जाएगा, किस बैंक में रखा है वो नहीं पता चल पा रहा है। तो अब ये विचारधारा कुछ नहीं है, यहाँ सब होड़ है कि उस होड़ में विचारधाराओं से, उस होड़ में ज्यादा तेज वो लोग दौड़ रहे हैं जिनका विचारधाराओं से कोई वास्ता ही नहीं है। बस हम चलते चलते एक छोटा सा कमेंट आपसे लेंगे संक्षेप में। इस अविश्वास प्रस्ताव टर्म हालांकि टेक्निकली गलत है, इसे उपराष्ट्रपति को हटाने का एक संकल्प, एक रिजोल्यूशन कहा जाता है इसको। अविश्वास प्रस्ताव टेक्निकली सही शब्द नहीं है। इस रेजोल्यूशन का पॉलिटिकल इंपैक्ट आप क्या देखते हैं? कोई मुझे तो लगता नहीं पॉलिटिकल इंपैक्ट। तो देखेंगे इसमें इंडिया गठबंधन और कितना ताकतवर होकर उभरता है। क्या वाकई जो आपने 2-3 नाम लिए वो साथ देते नहीं देते ये समझ में आता है। दूसरी बात है, एक बार फिर सदन में सत्ता पक्ष क्या इसका जवाब देगा, या सत्ता पक्ष फिर गोलमोल जिलेबी बना के जैसा मणिपुर वाला मामला होगा वैसा होगा। लेकिन कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति के प्रति खिलाफ ये प्रस्ताव आना, ये अपने देश की गरिमा के लिए भी ठीक नहीं है। ये उपराष्ट्रपति को एक बार फिर से अपने आप का एक बार आकलन करना होगा, वो कहाँ गलत कर रहे हैं वो भी देखना होगा, क्योंकि हर आदमी गलत नहीं होता। हर जगह यदि वो गलत करते हुए पाए गए हैं और विपक्ष बार-बार टोक रहा है, तो कभी-कभी उनको आत्म अवलोकन भी करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो जैसा भाव ने कहा कि विपक्ष बार-बार टोकता है, लेकिन जब सदन की कार्यवाही हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, आसन से धनखड़ साहब भी विपक्षी सदस्यों को बार-बार टोकते हैं। जैसे 37 बार एक स्पीच में, पिछले साल की ही बात है, वो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को टोका गया था। लेकिन टोका टाकी की यह परंपरा लोकतंत्र के संक्रमण काल को और ज्यादा संक्रमित करने की तरफ ले जाए। तो पहली बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना ही दुखद है, और उससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव की परिस्थितियां आसन के द्वारा पैदा किया जाना, इससे ज्यादा बुरी बात हो नहीं सकती है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब सभापति के आसन की तरफ से ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई। देखते हैं, कम से कम इस मुद्दे पर तो सदन में सार्थक बहस होगी। लंबे वक्त के बाद अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही सही, हटाने के संकल्प के जरिए ही सही, एक सार्थक चर्चा सदन में दोनों तरफ से होती हुई दिखेगी। और ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है कि सार्थक चर्चा के लिए लोकसभा में भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है और राज्यसभा में भी सभापति को हटाने का संकल्प लाना पड़ता है, अन्यथा सार्थक चर्चा हो नहीं पाती है। उम्मीद है कि हरिवंश जी कम से कम इस चर्चा के दरमियान या इन 14 दिनों के दरमियान, जिस दिन ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा उस दिन से 14 दिनों के दरमियान हरिवंश जी जो उपसभापति हैं वो टोका टाकी सत्ता पक्ष या विपक्ष के सदस्यों की नहीं करेंगे। अडानी का मुद्दा वे उठाने देंगे और सत्ता कॉर्पोरेट के नेक्सस या तमाम सवाल जो विपक्ष और साथ साथ सत्ता पक्ष के भी सदस्य उठाना चाहते हैं उसे उठाने की अनुमति निरपेक्ष भाव से देंगे। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा के लिए अशोक वानखेड़े जी आपने समय निकाला, आशीष जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।